language of chemistry. This is one of the most important chapter in chemistry because it includes all the basic concepts which are required to write a chemical equation. अब केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो हर बार जब भी हम लोग को केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें केमिकल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, वैलेंसी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और केमिकल चेंज को कभी भी लिखना होगा तो शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग को बार बार यूज करना होगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वैलेंसी, रेडिकल्स, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमारे आसपास रहती हैं कि कभी भी आपको केमिस्ट्री की कोई भी टॉपिक डिस्कस करनी होगी तो वहां पर जरूर कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड आएगा, उसका फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है, वैलेंसी लिखा होगा, आयनिक फॉर्म में उसको लिखा होगा। तो बिना इस चैप्टर को समझे हुए हम लोग केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उसको आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, चैप्टर का नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। क्यों? केमिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है ना। कि किसी भी चीज को लिखने का केमिस्ट्री में एक यूनिक वे है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर KCN लिखा गया है, तो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जिसने केमिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़ी, वो इसको सिंपली KCN पढ़ेगा, वो इंग्लिश के अल्फाबेट समझेगा इसको। लेकिन एक्चुअल में क्या है ये पोटेशियम साइनाइड है, जो कि एक डेडली पॉइजनस सब्सटेंस है, ठीक है ना। जिसका एक पिन ड्रॉप, यानी अगर आप एक पिन से एक ड्रॉप, पिन से अगर एक सिंपल से उसको टच करके और अपने टंग पर रख दें तो आपकी डेथ हो जाएगी, इतना ज्यादा पॉइजनस है ये, ठीक है। तो ये पोटेशियम साइनाइड है, ये उसी को पता चलेगा जो जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है। जिसने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा वो KCN को, पोटेशियम साइनाइड, कभी भी नहीं पहचान सकता है, ठीक है ना। इसलिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज जो है वो काफी कंसाइज है, काफी छोटे में है और काफी यूनिक भी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और आपको भी मैं ये कहूंगा कि आप इस चैप्टर को पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, क्योंकि यह समझ में आया तो केमिस्ट्री भी समझ में आएगी। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस होते हैं जिसको हम लोग को मेमोराइज करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन जो क्लास 12th के बच्चे हैं, हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, वो भी अक्सर उनकी एक हैबिट हो जाती है कि केमिस्ट्री को वो जो है कह सकते हैं कि वो एक डायलेमा में होते हैं, एक कंफ्यूजन होती है उनको। वो हमेशा ये सोचते हैं केमिस्ट्री जो है रटने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे केमिकल इक्वेशन होते हैं, उसको बस रटा जाता है, और ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप केमिकल इक्वेशन को लिखने से पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझते होंगे, वैलेंसी को समझते होंगे, रेडिकल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होगा, तब आपको वही केमिकल इक्वेशन आसान लगेगा, और वो केमिकल रिएक्शन हो कैसे रहा है ये चीज आपको समझना होता है, ठीक है। तब यही चीज आपको आसान लगेगी, तब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसीलिए ये बेसिक चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा एक बार आपको इस सब्जेक्ट में, तो फिर ये सब्जेक्ट से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है काफी इंटरेस्ट के साथ और अपने बुक्स का भी हेल्प लीजिए, ठीक है ना, उसके साथ आप इसको पढ़िए, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम लोग को सिंबल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बारे में वैलेंसी, रेडिकल्स, अभी मैंने बताया ही आपको। फिर उसके बाद से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फिर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस में आपको केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट और उसको बैलेंसिंग, ये दोनों चीज
अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंबल्स को डिफाइन करूंगा। किसी भी चीज का सिंबल क्या होता है, जैसे आप हाईवे पर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, आप सड़क पर चल रहे होंगे तो आप बहुत तरह के सिंबल्स देखते रहते हैं वहां पर, ठीक है। कहीं लिखा होता है नो पार्किंग, ठीक है, कहीं पर लिखा होगा नो स्मोकिंग जोन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हम लोग देखते हैं। तो सिंबल्स का एडवांटेज क्या होता है, जल्दी से हमको वो इंफॉर्मेशन पता चल जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर लंबा से आपको लिखना हो नो पार्किंग और वहीं पर पी बना करके बस क्रॉस कर दिया जाए, ठीक है ना, ऐसे पी बना करके क्रॉस कर दिया जाता है तो इसका मतलब नो पार्किंग हो गया, ठीक है। वैसे ही कहीं मुड़ना होता है तो ऐसे एरो बना दिया जाता है, कहीं ऐसे एरो बना दिया जाता है। तो सिंबल्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि हम लोग जल्दी से वो चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी जब बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एलिमेंट्स को कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि सिंबल से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके जो उनके नाम याद रखने पड़ रहे हैं तो काफी कंफ्यूजन हो जाता होगा। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि एलिमेंट्स को भी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए, जिससे बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखिए तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि वहां पर सिंबल्स का यूज किया गया है। अगर सिंबल्स ना यूज करना हो तो फिर पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होगा। आज आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन कहाँ है, आप तुरंत ढूंढ के बता देंगे, उसका सिंबल है एन, कैपिटल एन, उससे ढूंढ करके आप तुरंत बता देंगे कि नाइट्रोजन जो है 15th ग्रुप में है, ठीक है, और सेकेंड पीरियड में है, ठीक है ना। तो इसलिए सिंबल्स की जरूरत पड़ी, ठीक। अच्छा, सिंबल्स को पहले हम सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग कहते हैं सिंबल, ठीक है। अब जहां तक सिंबल की डिस्कवरी की बात करें, ठीक है ना, यानी सिंबल देने का काम किसने शुरू किया, तो सबसे पहले जॉन डॉल्टन ने 1807 में कुछ एलिमेंट्स के लिए सिंबल प्रपोज किया। जैसे ऑक्सीजन के लिए सर्किल के फॉर्म में, ये ऑक्सीजन का सिंबल था, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल देखिए ये था, सर्किल के अंदर एक डॉट था, ये हाइड्रोजन का सिंबल था, ठीक है। सर्किल के अंदर प्लस का साइन, ये सल्फर का सिंबल था, और सर्किल के अंदर एक सिंपल सा लाइन, ये नाइट्रोजन का सिंबल था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स के लिए डाल्टन ने सिंबल प्रपोज किया, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये जो सिंबल्स दिए गए हैं ये एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग को किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना होगा तो यही सिंबल का यूज करके हम मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे जैसे अमोनिया, तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम होता है और 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब ये आपका नाइट्रोजन है, और ये जो है आपके हैं, ये आपके हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये भी हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड में एक सल्फर एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो आप देखिए सल्फर, ये है सल्फर आपका, तो सल्फर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया और 2 ऑक्सीजन एटम इसके साथ जोड़ दिए गए। ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक सल्फर एटम होता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक सल्फर एटम। तो सल्फर वैसे ही बना देते हैं, ये सल्फर हो गया। और हाइड्रोजन एटम का सिंबल देखिए क्या है, सर्किल के अंदर एक डॉट है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन सल्फाइड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। जो जॉन डाल्टन का जो मेथड था, ये कह सकते हैं कि आर्ट के जैसा मेथड था। इसमें आर्ट का यूज किया गया। ठीक है ना। इसमें एलिमेंट्स के नेम को ध्यान में रख करके सिंबल नहीं बनाया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर बस सोच करके सिंबल दे दिया गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये नेम से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी चीज देखिए, काफी मिलता जुलता सिंबल है, क्योंकि आप देखिए सभी में सर्किल दिख रहा है। बस डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन में कोई सर्किल के साथ कोई एडिशनल चीज इसमें नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन में एक डॉट दिख रहा है, सल्फर में सर्किल के अंदर जो है एक प्लस का साइन है, और नाइट्रोजन में एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर के जैसा समझ सकते हैं। तो 2 चीजें थी कि एक तो अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसे सिंबल दिए जाएं तो आसान नहीं होगा उसको याद रखना। जैसे आप ट्रैफिक के सिंबल्स की बात करें, जो हमारा जो रोड ट्रैफिक है उसके बहुत सारे सिंबल्स हैं। ठीक है। तो अक्सर जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलता है। हमें हो सकता है उस समय ध्यान भी आ जाए कि हाँ ये सिंबल इस पार्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सारे ट्रैफिक सिंबल्स को आप लिख दीजिए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप सारे सिंबल्स को याद रख सकें। ठीक है। तो उसी तरह से अगर एलिमेंट्स को इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया होता तो शायद आज उतना आसान नहीं होता कि हम बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल को आसानी से याद रख पाते। ठीक है। शायद इसीलिए ये जो मेथड था बहुत दिनों तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जल्द ही 1814 में बर्जीलियस ने एक नया मेथड दिया सिंबल्स को लिखने का। ठीक है ना। यानी 1807 में डाल्टन ने दिया था, लेकिन उसके ठीक 7 साल बाद बर्जीलियस ने दूसरा मेथड दिया सिंबल्स को बताने के लिए। उसमें क्या किया गया कि नेम ऑफ द एलिमेंट was used to assign a symbol। इसमें नेम का यूज किया गया। ठीक है ना। यानी जो सिंबल दिया गया था, बर्जीलियस ने जो दिया, उसके मेथड में ये बताया गया कि जो एलिमेंट है उसका जो नाम होगा उसी नाम से हम लोग सिंबल दे सकते हैं। ठीक है। पहला क्या था, पहला रूल ये था कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, यानी बहुत सारे एलिमेंट जो शुरू में डिस्कवर किए गए उनका सिंबल उनके नेम के फर्स्ट लेटर के रूप में दिया गया। जैसे कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है, सी, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। इसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, एन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल भी फर्स्ट लेटर से दिया गया। ऑक्सीजन का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर ओ है, तो इसका सिंबल ओ दिया गया। तो ज्यादातर एलिमेंट जो शुरू में डिस्कवर किए गए थे उनके नेम का जो फर्स्ट लेटर था उसी को उसका सिंबल बना दिया गया। और ये देखिए काफी आसान है कि अगर हम ऑक्सीजन नेम जान रहे हैं तो आइडिया हमको बहुत आसानी से आइडिया हो जाएगा कि इसका सिंबल क्या है, ओ है। कार्बन का सिंबल सी है, नाइट्रोजन का सिंबल एन है।
तो ये काफी आसान तरीका है कि अगर आप एलिमेंट का नाम जानते हैं तो उसका सिंबल भी आप जान जाएंगे। ठीक है, बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए उसमें ऐसा भी मिला कि उनका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है सिंबल के रूप में। ठीक है, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम में देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, तो कैल्शियम के लिए सिंबल सी नहीं दिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। तो इसके लिए बर्जीलियस ने बताया कि ऐसे केस में जहां की पहला लेटर ऑलरेडी सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया जा चुका है, ठीक है, इन द केस वेयर द फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी बीन यूज्ड एज ए सिंबल, इन दैट केस द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लेटर इन कैपिटल एंड एनी अदर स्मॉल लेटर ऑफ द नेम। यानी पहला लेटर जो है वो कैपिटल में यूज कर लेना है और उसके साथ जो बाकी जो स्मॉल लेटर हैं उसमें से कोई स्मॉल लेटर यूज करके उसका सिंबल दिया जा सकता है। जैसे कैल्शियम के लिए जो सिंबल दिया गया वो Ca, इसका सिंबल दिया गया। अब आप देखिए यहाँ कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा क्योंकि C सिंबल कार्बन का है और कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca है। ठीक है, अच्छा उसी तरह से आप देखिए क्लोरीन। क्लोरीन को आप देखिए, क्लोरीन का सिंबल कैसे दिया गया, Cl, इसका सिंबल है कैपिटल C स्मॉल l। तो ये कैपिटल लेटर यूज किया गया, उसके साथ ये इतने सारे स्मॉल लेटर्स थे उसमें से l को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, अब देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है क्यों नहीं CH दे दिया गया। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जिसने ये सिंबल दिया उसको L ज्यादा सुइटेबल लगा इसलिए उसने Cl रखा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे एज फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे स्टेशन के जो नेम दिए जाते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में टिकट पर लिखा होगा, जैसे आपको लखनऊ जाना है तो अगर आप रेलवे टिकट लेंगे तो उसपे जो उसका नेम लिखा होगा पूरा लखनऊ नहीं लिखा होगा, LKO लिखा होगा। अब स्पेलिंग देखिए तो LUC ऐसे करके स्पेलिंग है, तो LU क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा था। लखनऊ में LKO लिख देने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो रही है ऐसा फील किया गया और उसी को अडॉप्ट कर लिया गया। तो उसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन का सिंबल देते समय Cl यूज किया गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जो सिंबल दिया गया वो क्या है, Mg, ये इसका सिंबल है Mg। ठीक है ना, तो यानी कि सिंबल में या तो पहला लेटर है, ठीक है, या फिर पहला लेटर के साथ दूसरा स्मॉल लेटर उसी नेम का यूज करके सिंबल दिया गया है। तो ये देखिए सिंबल का तरीका जो है ये काफी आसान है और इसको याद रखना भी आसान है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनका सिंबल उनके नेम से नहीं दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो किससे आखिर उनको सिंबल दिया गया है, उनका आखिर सिंबल कहां से दिया गया है जब उनके नेम से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल ऐसा पहले। Symbols of certain metals are assigned from their Latin names। ठीक है, उनके जनरल नेम से न रख करके उनके लैटिन नेम से उनको सिंबल दिया गया है। ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिनका सिंबल उनके
जनरल नेम से न दे करके उनके लैटिन नेम से दिया गया है। ठीक है, जैसे पहला एलिमेंट है आपका सोडियम, फिर है आपका पोटेशियम, फिर उसके बाद से है आयरन, फिर है आपका कॉपर, अभी मैं लिख रहा हूं इनका लैटिन नेम भी लिख दे रहा हूं, और उसके बाद से उनका सिंबल भी लिख दूंगा। ठीक है, सिल्वर, टिन, गोल्ड, मरकरी, लेड, ये सब कुछ मेटल्स हो गए जिनका सिंबल इनके नेम से नहीं दिया गया है। ठीक है, देखा जाएगा तो सोडियम का सिंबल क्या है, मैं इधर सिंबल लिख दूं Na है, पोटेशियम का क्या है K, आयरन का क्या है Fe, कॉपर का क्या है Cu, सिल्वर का क्या है Ag, टिन का क्या है Sn, गोल्ड का क्या है Au, मरकरी क्या है Hg, और लेड का क्या है Pb। तो देखिए ये जितने भी सिंबल्स हैं ये इस नेम के फर्स्ट लेटर से नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो अब जरा हम लोग इनके लैटिन नेम देखते हैं, लैटिन नेम क्या क्या है। सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, तो देख लीजिए Na इसका सिंबल है। पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, तो इसका सिंबल देखिए K। आयरन का लैटिन नेम है फेरम, तो सिंबल Fe है, ये Fe इसको मिला है लैटिन नेम से। कॉपर का क्यूप्रम, तो ये सिंबल मिला Cu। सिल्वर का अर्जेंटम, ठीक है, तो ये सिंबल इसको Ag इसी के लैटिन नेम से मिला है। ठीक है, उसके बाद टिन का क्या है स्टेनस, इसी से इसको सिंबल मिला है Sn, Sn। ठीक है, गोल्ड का ऑरम, तो ये देखिए Au इसका सिंबल इसके लैटिन नेम से मिला है। मरकरी का हाइड्रल गायरम, तो ये सिंबल इसको मिला Hg, Hg। और लेड का है प्लम्बम, Plum Bum, तो ये Pb इसका सिंबल हम लोग को इसके लैटिन नेम प्लम्बम से मिला है। ठीक है, तो ये जो नेम्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, ये एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं कि पोटेशियम का सिंबल क्या है K है, क्यों, क्योंकि इसके लैटिन नेम कैलियम से ये सिंबल दिया गया है। जैसे पूछा जाएगा कि द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर असाइन्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर along with some other letters of the name, but the following elements do not obey this rule, explain। ये सारे एलिमेंट में ये रूल काम नहीं आ रहा है, क्यों, तो आपको बताना है because the symbols of these elements are derived from their Latin name, and if we observe the Latin name of these elements then we will clearly see that the symbols are again derived from the names, but the names which are Latin names। ठीक है ना, यानी अभी भी हम लोग को सिंबल नेम से ही मिल रहा है, लेकिन कौन सा नेम, लैटिन नेम। ये इंग्लिश नेम या जनरल नेम से हम लोग को सिंबल्स यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा सिंबल का कॉन्सेप्ट है कि सिंबल को कैसे दिया गया है, अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल्स को कैसे असाइन किया गया है। ठीक है, अच्छा, सिंबल्स जो दिए गए हैं ये जो बर्जीलियस का जो मेथड है सिंबल्स देने का, जो 1840 में प्रपोज किया बर्जीलियस ने, इस मेथड से जब हम लोग किसी एलिमेंट के सिंबल को लिखते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, यानी ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर यहाँ Fe लिखा गया है, सिंपली यहाँ पर C लिखा गया है, ऑक्सीजन के लिए O लिखा गया है, तो इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन हिडन है। ठीक है, या हम कहें कि व्हाट इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ टर्म सिंबल। ठीक है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ
टर्म सिंबल। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब जो अमाउंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिंपली उसके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग सिंबल लिखते हैं तो उस एलिमेंट का कितना क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की। तो अगर सिंपली अगर n लिख दिया गया तो इससे हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चलता है। पहली बात, अगर n लिखा गया है तो ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि n लिख दिया गया तो कोई दूसरा एलिमेंट होगा, n मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, अगर लिख दिया गया Fe तो इसका मतलब क्या है, आयरन है। ठीक है, अगर लिख दिया गया Zn तो इसका मतलब क्या है, जिंक है। यानी पहला चीज हमको जो मिल रहा है इससे ये है कि इट रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक एलिमेंट। कोई भी सिंबल एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि एक सिंबल से हम लोग कई सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक सिंबल एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन, अगर n लिखा हुआ है तो n का मतलब है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। Fe लिखा हुआ है मतलब 1 एटम ऑफ Fe। जिंक लिखा है मतलब 1 एटम ऑफ जिंक। या हम ऐसे कहें कि द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स 1 एटम ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, एक एटम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी ने O लिख दिया मतलब एक ऑक्सीजन एटम, अगर किसी ने Cl लिख दिया मतलब एक क्लोरीन एटम। मैं लिख सकता हूं इट रिप्रेजेंट्स 1 एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। एक एलिमेंट का एक एटम को ये रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स 1 एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जो कि सिंबल से हमको पता चलता है, या हम कहें सिंबल में ये दो इंफॉर्मेशन छिपे हुए हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्वांटिटी कितना है, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे O तो ये कितना ग्राम O है। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब अगर ऑक्सीजन लिखा गया है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 15.99, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिखते हैं 16 यूनिट। ठीक है, तो अगर सिंपली O लिख दिया गया इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और सिंपली अगर वो कितना ग्राम पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ठीक है ना, यानी जितना उसका एटॉमिक मास है उतना ग्राम या उतना मास ऑक्सीजन का एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे जब हम लोग को कैलकुलेट करना होगा मास, जैसे O2 का मास निकालना होगा तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ O2 लिख रहे हैं मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मास कितना होगा 2 × 16 यानी 32 होगा। ठीक है, यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। जैसे N2 लिख दिया जाए तो देखिए नाइट्रोजन को कैसे लिखा जाता है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास 14 यूनिट, अप्रॉक्स वैल्यू में लिख रहा हूं तो 14 यूनिट। तो अगर N2 लिखा जाएगा तो इसका मास कितना होगा 2 × 14 यानी 28 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गए और ये है हमारा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कि सिंबल से हमको पता चलता है। ठीक है, देखिए सिंबल पहला स्टेप है, सिंबल समझ में आएगा
तब हम जाकर के आगे वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे पता करना है, ये हम जान सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बहुत केयरलेसली सिंबल्स को लिखते हैं। जैसे अगर उनसे कहा जाए ऑक्सीजन लिखने को तो कैपिटल ओ लिखेंगे, कार्बन लिखने को कहा जाए तो कैपिटल सी लिखेंगे, दोनों ही सही है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड लिखना होता है तो बच्चे ऐसे लिख देते हैं। तो ये इट इज ए रॉन्ग वे, बिकॉज the symbol of oxygen is capital O, so you should write CO2 like this way. Okay, तो ये चीज ध्यान देना है कि जब भी सिंबल लिखिए तो सही तरीके से लिखिए। Cl लिखना है तो बच्चे जल्दीबाजी में ऐसे भी लिख देते हैं Cl, तो ये गलत तरीका है, क्योंकि क्लोरीन का सिंबल क्या है, कैपिटल C और स्मॉल l। ठीक है, ये तरीका है। तो जो हमारा स्पेसिफिक वे है सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का, उसी वे में हमको सिंबल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपको ये सारे सिंबल तो याद ही रखने हैं। इसके अलावा 20 तक तो एकदम नेसेसरी है, एटॉमिक नंबर 20 तक आप बहुत अच्छे से सिंबल्स को सही से लिखना जानते रहे। ठीक है, और 30 तक आप कर लेंगे तो दैट इज बेटर। ठीक है, जैसे यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूं। अब क्या इसमें थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, देखिए इतने में मैं लिख दूंगा हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 आपका हो गया। यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं एटॉमिक नंबर 20 तक के हैं। इसके आगे आप जाइएगा तो फिर आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकी, कॉपर, जिंक। ठीक है, Zn है वो। और ये हो जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, Ga है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Ge, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ऐसे तो आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद रख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो लेवल है अभी, उसके लिए आप 20 तक बहुत अच्छे से याद रखिए और 30 तक भी याद रखने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें कुछ मेटल्स हैं, खास करके जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है, उसी तरह से आपका क्रोमियम है, कॉपर है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो खैर आप ये जब नेम आप याद रखेंगे तो वो भी याद आपको हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंबल को सही तरीके से लिखना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, बच्चे Cl को कैपिटल C कैपिटल L लिख देते हैं, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिटल C कैपिटल O ये यूज करके लिखना है, CO2। ठीक है ना, इसी तरह से NO2 लिखना है तो N कैपिटल होगा, O कैपिटल होगा, फिर ये 2 होगा। ठीक है ना, तो सही तरीके से सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी केमिस्ट्री एक बेसिक केमिस्ट्री है। अगर अभी से हम लोग सही लिखने की आदत रखेंगे तो हमेशा सही लिखेंगे, और अभी अब गलत लिखने लगेंगे, केयरलेसली लिखेंगे, तो बाद में भी वही आदत पड़ जाएगी जो कि कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा चीज इंफॉर्मेशन जो हमने अभी जाना इस सिंबल के बारे में है। अब इसके आगे हमें वैलेंसी और रेडिकल्स के बारे में जानना है। ठीक है ना।